हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 1 से लेकर 5 तक जो है चर्चा करेंगे। सेक्शन 1 से लेकर 5 तक जो हमें सामान्य बातों के बारे में बताता है आईपीसी के, इसमें हमें सामान्य नाम, विस्तार और प्रारंभ वगैरह के बारे में पता चलता है। वही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आईपीसी पर ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले हम आईपीसी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स पढ़ चुके हैं, उसके एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हम स्टेजेस ऑफ क्राइम भी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 1 से लेकर 5 तक हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही जो भी कुछ एक्सेप्शन है बीच में वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो भी केसेस वगैरह हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो से जुड़े रहिएगा। और साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इन टेलीग्राम से ले सकते हैं फ्री में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम जो आईपीसी है वो तो पूरा कवर करेंगे ही 1 बाय 1 सेक्शन के हिसाब से। इसके अलावा जो और मेजर एक्ट है वो भी कवर करेंगे। तो चलिए, क्योंकि आज हम सेक्शंस के बारे में जानेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की यानी धारा 1 की, जो संहिता का नाम विस्तार हमें बताती है। और इसके अनुसार इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता होगा और भारतीय दंड संहिता का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय पूरे भारत पर होगा, ये कहता है। इस सेक्शन के हिसाब से पहले जो आईपीसी थी वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती थी, लेकिन जब से धारा 370 हटा दी गई है जम्मू कश्मीर से, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से संहिता होती थी, रणवीर दंड संहिता, अब आईपीसी जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगी, ठीक, क्योंकि धारा 370 वहाँ से हटा दी गई है। अब सेक्शन 2 क्या कहता है? तो सेक्शन 2 हमें बताता है कि हर व्यक्ति जो संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भी कार्य करता है या लोप करता है वह संहिता के अधीन ही दंडित होगा। यानी कि ये सेक्शन हमें सिंपली ये बता रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति संहिता में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो आईपीसी में प्रोविज़न दिए गए हैं, उसके विपरीत जाकर कोई भी कार्य करता है, कोई ऑफेंस, कोई क्राइम कमिट करता है, तो वो संहिता के अधीन दंडित किया जाएगा। वो किससे पनिशेबल होगा? संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक। इसके बाद अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो देखिए, साधारण शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? तो साधारण शब्दों में ये धारा ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है जो भारत की परिसीमा के अंदर किए जाएं। यानी इंडिया की बाउंड्री के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस किया, कोई क्राइम किया जाता है, चाहे वो भारतीय नागरिक करता है या कोई विदेशी करता है, क्योंकि देखिए जब कोई विदेशी भारत की सीमा के अंदर आता है तो भारतीय कानून को वो स्वीकार करता है ना। उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ, भले ही वो फॉरेन कंट्री का हो, वो किसी बाहर के देश का हो, लेकिन उसको इंडिया के लॉ के बारे में पता है, उसके बारे में ये समझा जाता है। अपने को वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन मानता है। वो अपनी सफाई में ये नहीं कह सकता कि उसने इस अनुचित काम को बिना अपराध जाने ही कर दिया, मतलब वो जो काम कर रहा है वो उसे पता ही नहीं था कि ये क्राइम है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो सेक्शन 2 है वो आपका नागरिक और अनागरिक यानी कि सिटीजन पर भी लागू होता है, और जो फॉरेनर है, विदेश का कोई व्यक्ति है, उस पर भी लागू होता है। तो इस तरीके से अगर कोई इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई क्राइम करता है तो वो आईपीसी के अनुसार ही दंडित होगा। इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड एक केस देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। केस का नाम है इसोप। इसोप के मामले में एक व्यक्ति देखिए जो बगदाद का निवासी था, सेंट कैथरीन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया जहाज़ पर एक अननेचुरल ऑफेंस करता है, एक अप्राकृतिक अपराध करता है, और यह कार्य उसके अपने देश में तो अपराध नहीं था। कोर्ट ने कहा कि वो अपराध का दोषी है, क्योंकि ऐसा कार्य उसके अपने देश में अपराध भले ही ना हो और उसे बचाव नहीं मिल सकता, यदि उसका काम भारत में अपराध है तो वो दोषी माना जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बगदाद का निवासी होते हुए भी एक व्यक्ति को यहाँ पे दंडित किया गया, भले ही वो इंडिया का जो है सिटीज़न नहीं था, लेकिन उसे इसलिए दोषी माना गया क्योंकि उसने इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो था वो अपराध किया था, है ना, भारत की परिसीमा के अंदर वो अपराध किया था। कोर्ट ने इसमें बिल्कुल यही जजमेंट दिया कि उसे बचाव नहीं मिलेगा और उसे दोषी माना गया। अब इस धारा के हम कुछ अपवाद देख लेते हैं, मतलब इस धारा के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 2 किस पर लागू नहीं होता। एक्सेप्शंस एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन है विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई राष्ट्र का अध्यक्ष है ना, जो सुप्रीम होता है देश का, वो दूसरे देश की यात्रा कर रहा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके स्वतंत्र जो प्रभुता संपन्न राष्ट्र है
उसको जो सुविधाएं मिली हुई हैं, उसके जो नेशन को जो सुविधाएं मिली हुई हैं, उसका लाभ उस व्यक्ति को भी मिलेगा जो उस राष्ट्र का अध्यक्ष है। तो एक तरीके से कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी हमारे देश की मान लीजिए यात्रा कर रहा है ना, तो उसको वहाँ पे उस पर क्या होगा, आईपीसी लागू नहीं होगी। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है राज्य के उच्च अधिकारी, है ना, स्टेट के जो सुप्रीम ऑफिसर्स होते हैं। उदाहरण के लिए भारत के प्रेसिडेंट या राज्य के राज्यपाल अगर संहिता के क्षेत्र से बाहर माने जाते हैं, अगर हम देखें, क्योंकि भारतीय संविधान का अगर आप आर्टिकल 361 के बारे में जानते हैं तो वो ये कहता है कि किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ उसकी पदावधि के दौरान, मतलब जब वो अपने पद पर कार्य कर रहा हो, जब तक वो उस पोस्ट पर है, उसके दौरान उस पर कोई भी आपराधिक प्रक्रिया न तो दाखिल की जाएगी और ना ही उस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। उस पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई नहीं जाएंगी। तो ये चीज़ है, आर्टिकल जो 361 है वो इनको संरक्षण देता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, गवर्नर को भी प्रोटेक्ट करता है और प्रेसिडेंट को भी, दोनों को ही विशेष अधिकार देता है। इसके बाद तीसरा एक्सेप्शन है राजदूत यानी एम्बेसडर्स और राजनीतिक अभिकर्ता यानी डिप्लोमेटिक एजेंट्स। जो विदेशी दूतावास होते हैं, विदेशी दूतावास में जो हमारे फॉरेनर, जहाँ पे फॉरेन एम्बेसी में जब हम अपने दूतावास में, मतलब विदेशी दूतावास में जब हम यहाँ के राजदूत भेजते हैं, एम्बेसडर्स को भेजते हैं, या हमारी तरफ से कोई डिप्लोमेटिक एजेंट्स वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी क्राइम या ऑफेंस होगा उसको भारतीय न्यायालयों में विचारित नहीं कर सकते हैं। तो विदेशी दूतावास में घटित हुए अपराध को भारतीय न्यायालयों में उनका ट्रायल नहीं होगा। तो ये तीसरा अपवाद है, राजदूत और राजनीतिक अभिकर्ता। अब इससे रिलेटेड हम एक केस देखेंगे। केस का नाम है मैग्डलिना स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम मार्टिन, 1859 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि राजदूत जिस संप्रभु के पास भेजा जाता है उसके साथ उसका थोड़ा सा भी संबंध नहीं होता है, वो अपने देश में ही निवास करता हुआ माना जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है राजदूतों को एक तरीके से संरक्षण मिला हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपवाद है, यानी इससे अगला जो एक्सेप्शन है वो है विदेशी शत्रु। इसका मतलब क्या होता है विदेशी शत्रु का? जो हमारे शत्रु देश का निवासी होता है ना, वो होता है विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु को भारतीय आपराधिक न्यायालय के द्वारा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। जो इंडिया में जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके द्वारा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। युद्ध की कार्यवाही के लिए केवल मार्शल लॉ के द्वारा ही उसे दंडित किया जा सकता है। तो वहाँ लगता है मार्शल लॉ, तो वहाँ पे मार्शल लॉ को फॉलो किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है विदेशी सेना। जो विदेश की सेना होती है, अगर किसी विदेशी राज्य की सेनाएं भारत की धरती पर भारत सरकार की सहमति से ही विद्यमान है, मान लीजिए किसी विदेश की कोई भी दूसरा देश है और उसकी सेना हमारी धरती पर हमारी सरकार की परमिशन से रुकी हुई है, तो वे स्थानीय आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बिल्कुल उन्मुक्त होंगी। उनको बिल्कुल उन पर ये लागू नहीं होगा। ये क्या है? ये एक दृढ़ अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है, ये एक इंटरनेशनल कस्टम है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है युद्धपोत। किसी भी विदेशी राज्य का युद्धपोत भारतीय जल में केवल भारत सरकार की परमिशन से ही प्रवेश कर सकता है, तो युद्धपोत पर भी ये लागू नहीं होती। इसके बाद आता है आपका निगम यानी कॉरपोरेशन। अगर निगम के द्वारा कोई अपराध होता है तो माना जाएगा कि निगम के उन कार्यों से ही ने ही उसे किया है जिन्होंने कार्य में भाग लिया था, इसके लिए निगम बिल्कुल भी दायी नहीं होगा। तो एक तरीके से निगम जो है ये भी आपका आईपीसी के क्षेत्राधिकार से मुक्त है। इसके बाद आता है सेक्शन 3 यानी धारा 3। ये धारा क्या कहती है? इसके अनुसार भारत से परे किए गए अपराधों में अगर कोई भी भारतीय विधि के अनुसार व्यक्ति विचारण का पात्र है तो ऐसा माना जाएगा मानो उसने संहिता के उपबंधों के अनुसार ही वो कार्य भारत के अंदर ही किया है। यानी कि एक तरीके से ये जो सेक्शन है ये भारत के बाहर किए गए अपराधों में भी किसी व्यक्ति को जो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है उसको दंडनीय बनाती है और वो संहिता के उपबंधों के अनुसार ही दंडित किया जाएगा। अब हम इसे एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं। केस का नाम है मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य, 1958 का केस है ये। उदाहरण के लिए इसे आप चाहे तो उदाहरण के तरीके से ले लीजिए या आप केस के लिख लीजिए, बल्कि केस के फैक्ट भी यही थे जो हम उदाहरण में देख रहे हैं। एक अंग्रेज को बी, एक भारतीय है, मतलब बी जो है वो एक इंडियन है, वो एक अंग्रेज को क्या करता है, एक लिखित पत्र देता है 10,000 रुपये का, ताकि 10,000 रुपये का जो चेक है वो दूसरे इंडियन सी से लेने के लिए, है ना, वो उससे 10,000 रुपये का चेक ले ले। और उसे लेटर किसने दिया? बी, एक इंडियन ने एक अंग्रेज को। सी को धोखा देने के लिए अंग्रेज क्या करता है, अपने देश में जाकर उस पत्र में एक जीरो को बढ़ा लेता है, ठीक, ताकि सी को ये विश्वास हो जाए कि बी ने ही उसे ये लेटर दिया है, उसे ये पत्र दिया है, मतलब उस चेक को दिया है। यहाँ अंग्रेज ने जालसाजी का अपराध किया है, ठीक है ना, फ्रॉड किया है, फॉर्जरी की है।
तो जिसके लिए उसे भारत में अभियोजित किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो लेटर था वो किससे रिलेटेड था, दोनों इंडियंस थे, देने वाला भी इंडियन था और जिसको देना था वो भी इंडियन था, लेकिन दिया किसके माध्यम से, अंग्रेज के माध्यम से, जिसने उसको फॉर्जरी की, उसमें कूट रचना की, उसमें एक जीरो बढ़ा लिया। तो इसलिए यहाँ पे वो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र माना गया, भले ही वो शारीरिक रूप से भारत में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन है ये इस तरह से अब हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं, है ना। ये उदाहरण यहाँ पे इसीलिए ऐड किया गया है। इसके बाद अब देखिए इस मामले में क्या होता है कि अपराध जो है वो भारत की सीमा से भले ही परे घटित हुआ हो, मतलब इंडिया के सीमा के अंदर घटित नहीं हुआ, बाहर हुआ है विदेश में, लेकिन भारत में इस तरह से उसका विचारण होगा जैसे वो अपराध भारत में ही घटित हुआ है। इस धारा में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि वह कार्य, इसमें ये शब्द यूज हुए हैं इस सेक्शन में कि जैसे कि वह कार्य भारत में ही घटित हुआ था का धारा 3 में प्रयोग किया गया है और भारत के बाहर घटित हुए अपराधों के बारे में ये कल्पना उत्पन्न करते हैं। तो एक तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये तो था सेक्शन 3, इसमें हमने केस लॉ वगैरह भी देख लिया। इसके बाद आता है सेक्शन 4, ये हमें क्या कहता है, ये बताता है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का संहिता के विस्तार के बारे में। राज्य क्षेत्रातीत अपराध यानी कि राज्य के क्षेत्र के बाहर, है ना, अपराध जो हुआ है वो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन किस तरीके का है वो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो हमें समझने हैं। मान लीजिए जो अपराध भारत के बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक ने किया है, यानी भारत के बाहर ऑफेंस हुआ है लेकिन किया है किसने, भारत के नागरिक ने। दूसरा, भारत में ही रजिस्टर्ड कोई पोत है या कोई विमान है ना, कोई प्लेन है या कोई जलयान है, उस पर किया गया है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ हो, भारत में हो, वो भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा, भारत में ही स्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कोई ऑफेंस किया गया हो। तो अगर ये 3 में से कोई भी एक परिस्थिति है तो वो आपका सेक्शन 4 में चला जाएगा। और अब इस धारा में देखिए ये जो तीसरा पॉइंट था, तीसरा जो खंड था कंप्यूटर साधन वाला, इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट है ना आपका, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो IT एक्ट का जो सेक्शन आपका मतलब IT एक्ट जो है 2008 का, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। ये जो तीसरा खंड था कंप्यूटर साधन वाला, और ये एक्ट था आपका 2009 का 10वां अधिनियम। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी ज़रूरी है क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी हमसे प्री एग्जाम में जो है वो पूछ ली जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है, कौन सा पॉइंट कब ऐड किया गया किसी भी एक्ट में। इसके बाद अब हम इसमें 2 जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं वो भी जान लेते हैं। 2 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं इसी सेक्शन में, अगर हम ध्यान से देखें या बेयर एक्ट में देखें तो देखिए अपराध शब्द में तो ऐसा हर अपराध शामिल है जो भारत के बाहर किया गया हो और यदि भारत में किया जाता वो संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता। तो इस सेक्शन में ऑफेंस का मतलब क्या है, क्राइम का मतलब क्या है, क्राइम का मतलब है हर एक ऐसा अपराध जो भारत के बाहर किया गया हो, यानी भारत के बाहर किया गया हो और अगर इंडिया में उसको किया जाता, भारत में किया जाता, तो वो संहिता के अंतर्गत पनिशेबल होगा। इसके बाद कंप्यूटर साधन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो कंप्यूटर साधन वर्ड का यूज हुआ है तो उसका वही मतलब है जो IT एक्ट 2000 जो 2000 वाला IT एक्ट है उसकी धारा 2 की उपधारा 1 के अंदर जो खंड 10 में जो डेफिनेशन दी गई है उसका मतलब वही है। अब हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो 2 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं सेक्शन 4 में उसमें कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन जो दी गई हैं, एक में क्राइम को डिफाइन किया गया है और एक में कंप्यूटर साधन को। इसके बाद अब चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। देखिए ये जो एक भारत का नागरिक है वो युगांडा में हत्या करता है, युगांडा तो बाहर है, दूसरा देश हो गया, वो भारत के किसी भी स्थान में जहाँ पर पाया जाएगा वहीं उसे हत्या के लिए विचारित भी किया जा सकता है और दोष सिद्ध भी किया जा सकता है। ये इसी का इलस्ट्रेशन है इस सेक्शन का। इस तरह से धारा 4 हमें बताती है कि जब कोई अपराध भारत की सीमा से परे होता है ना, भारत की सीमा के बाहर होता है, अपराधी भारत की सीमा के अंदर पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित 2 रास्तों में से कोई भी एक रास्ता अपनाया जाता है। कौन से 2 रास्ते जब वो भारत के मतलब पकड़ा जाए वहाँ पर? सबसे पहला, अपराधी को उस देश में ट्रायल के लिए सौंप सकते हैं जिस देश में उसने अपराध किया है, यानी कि जहाँ पे उसने ऑफेंस किया है, जहाँ पे उसने क्राइम को कमिट किया है वहीं पर हम उसे उस देश को सौंप सकते हैं ताकि वहाँ पे जाके उसका ट्रायल वगैरह हो सके। दूसरा, या फिर उसका ट्रायल इंडिया में भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें जो पहले वाला मामला है कि हम उसे उसी देश को सौंप दें जहाँ पे उसने क्राइम किया है, यह आएगा आपका प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के द्वारा। तो पहले वाले जो मामला है वो प्रत्यार्पण अधिनियम जो अलग से एक एक्ट बना हुआ है उसके तहत निर्णित होते हैं, किसी अपराधी को उसी देश में सौंपना जहाँ पे उसने ऑफेंस किया था। अब प्रत्यार्पण का मतलब क्या होता है?
तो प्रत्यर्पण का मतलब होता है एक राज्य की सीमा से में पाए जाने वाले व्यक्ति को दूसरे राज्य को सौंपना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर क्राइम करता है और यहाँ पे कोई क्राइम करता है, भाग के वो दूसरे देश में चला गया, तो वहाँ से उसे पकड़कर अगर हमारे ही देश में सौंप दिया जाए जहाँ पे उसने क्राइम किया है, तो वहाँ पे प्रत्यार्पण वाला जो प्रोसीजर है वो चलेगा। उसके लिए अलग से एक्ट बनाया हुआ है, प्रत्यार्पण अधिनियम। तो प्रत्यार्पण का मतलब यही होता है कि एक राज्य की सीमा में पाए जाने वाले व्यक्ति को दूसरे राज्य को सौंपना। एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को सौंपने की प्रक्रिया क्या है? एक राजनीतिक कार्य है तथा वह कार्य किसी संधि के तहत या किसी समझौते के तहत ही किया जाता है। अब हम इससे रिलेटेड एक केस देखेंगे। केस का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम नारायण, 1955 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जो धारा 4 है, सॉरी ये सेक्शन 4 है, ये 454 नहीं है। तो धारा 4 जो है वो ऐसे अभियुक्त के लिए इसके प्रोविज़न लागू नहीं होंगे जो अपराध करते समय भारतीय नागरिक नहीं था। साधारण शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद भारत की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तब भी वह भारतीय न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं होगा। यानी कि अगर एक व्यक्ति जिसने जिस समय क्राइम किया उस समय तो वो भारत का सिटीजन नहीं था, यहाँ का नागरिक नहीं था, तो तब उस पर ये वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा। बल्कि अगर अपराध करते समय वो नागरिक था तब उस पर धारा 4 जो है वो लागू होगी। ठीक है ना। भारत की नागरिकता अगर वो अपराध करने के बाद स्वीकार करता है तो वो विचारणीय नहीं होगा, विचारण का पात्र नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है जो इस केस में कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, और ये सेक्शन बताता है कि अधिनियम की कोई भी बात, यानी कि ये जो संहिता है, ये जो एक्ट है, इसकी कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के जितने भी ऑफिसर्स हैं या आपके सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं, वायु सैनिक हैं, इन सब के द्वारा किए गए विद्रोह को दंडित करने के लिए अगर कोई एक्ट बनाया गया है, उसके उपबंधों या कोई भी स्पेसिफिक या कोई भी लोकल लॉ बनाया गया है, तो उसके प्रोविजंस पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो एक तरीके से ये जो एक्ट है, ये जो संहिता है, जो हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा? ना तो सैनिक, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के विद्रोह को दंडित करने के लिए अगर कोई एक्ट बनाया गया है इनसे रिलेटेड, या फिर कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया गया है, कोई लोकल लॉ बनाया गया है, तो उसके प्रोविजंस पर भी आईपीसी जो है वो प्रभाव नहीं डालेगी। तो एक तरीके से ये जो सेक्शन है ये आईपीसी को प्रभाव डालने से मना करता है कुछ स्पेसिफिक एक्ट या स्पेसिफिक लॉ के प्रोविजंस पर। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक सारे सेक्शंस को इनको कवर किया है। आने वाली वीडियोस में अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6 से लेके और आगे तक के जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, 1 बाय 1 करके हम जो है कवर करेंगे। लेकिन कुछ सेक्शंस थोड़े बड़े हैं तो उनको एक एक वीडियो में कवर करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको केस लॉ जो है वो बता सकूँ हर वीडियो में। लेकिन जिस चीज़ पे केस नहीं होंगे वो बिना केस के साथ हम पढ़ेंगे, लेकिन जिस चीज़ पर मुझे ज़्यादा केसेस मिलेंगे वो मैं केस के साथ ऐड करने की कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।